हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई हैड प्रॉमिस्ड, मैं फिर से अपनी दी डोमिनेटर सीरीज़ की अपनी अगली क्लास, इस बार पॉलिटी की क्लास 6 यानी सिटीज़नशिप बिल्कुल हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इफ़ एट ऑल यू वांट दिस पीडीएफ यू विल हैव टू पे ₹99। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते यू कैन मेक नोट्स डायरेक्टली फ्रॉम दिस फ्री लेक्चर सीरीज़। जैसा कि आप सबको पता है CGL SSC CGL का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बार 4 सेक्शन, सब में 15-15 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग भी लग चुकी है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कैसा क्या चलता है। बट अभी शुरू करते हैं अपनी पहली पार्ट, सिटीजनशिप। पहले हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के बाद सिटीजन। सिटीजन में क्या है? अ सिटीजन इज़ अ पर्सन ओइंग एलिजियंस टू एंड एंटाइटल्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ अ सोवरिन स्टेट। एक व्यक्ति जिसकी कुछ ड्यूटीज़ है टूवर्ड्स हिज कंट्री और इन रिटर्न वो कंट्री उसे कुछ राइट्स, सुविधाएं देता है। तो बस ये जो रिलेशनशिप है गिव एंड टेक का, इसी को कहा जाता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप अपने संविधान में पार्ट 2 यानी पहला वाला पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। उसके बाद पार्ट 2 में आता है अपना संविधान का क्या? सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11। तो आज हम लोग पहले सबसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 5, 6 आर्टिकल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 5, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस कब हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको याद है तो कॉन्स्टिट्यूशन अपना कमेंस हुआ था जब बना कब था? 26 नवंबर 1949 को बन गया था। बट कमेंस कब हुआ अगर पूछे तो हम लोग कब कमेंस हुआ था? 26 जनवरी 1950 यानी अपने रिपब्लिक डे के दिन ये अपना संविधान कमेंस हुआ था। कमेंस यानी शुरू हुआ था, उस दिन से उसकी पहल शुरू हुई थी। तो उस दिन कौन कौन नागरिक थे ये कैसे डिसाइड होगा ये बताता है आर्टिकल 5। एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन हु हैज़ डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी जो अभी भारत में रह रहा है एंड उसके पास और एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या तो ये या तो ये। ही और वन ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक बात उसे यहाँ पर रहना है, दूसरी या तो वो या तो उसके दोनों माता पिता में से कोई एक को भारत की ज़मीन पर बॉर्न होना चाहिए। और ही हैज़ बीन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली प्रिसाइडिंग सच कमेंसमेंट, यानी 1950 से ठीक 5 साल पहले, यानी वो 1945 से मिनिमम 1950 तक का स्टे रिकॉर्ड उसका भारत में होना चाहिए। तो ये 2 क्राइटेरिया से डिसाइड होता है कि कौन भारत का नागरिक है एट द कमेंसमेंट, यानी 26 जनवरी 1950 को कौन कौन नागरिक थे इस आधार पर डिसाइड हुआ था, आर्टिकल 5 के आधार में। अच्छा, उसके बाद आर्टिकल 6, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। कुछ लोग ऐसे थे जो आज़ादी के टाइम में 1947 में वो पाकिस्तान में रह गए थे, बट उसके बाद वो भारत लौट गए। तो इन लोगों के लिए कैसे किसको नागरिकता मिलेगी ये बताता है आर्टिकल 6। देखते हैं आर्टिकल 6 क्या है। ही और वन ऑफ हिज पेरेंट्स or any of his grandparents was born in India, just like Article 5. In the case where such person has migrated on or after 19th July 1948, अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से इंडिया आया है तब उसके लिए और एक नियम है। क्या? He must stay, he will have to reside in India for at least 6 months, मिनिमम 6 महीना उसे भारत में रुकना पड़ेगा और उसके लिए बस एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और वो 19 जुलाई 1948 के जब भी बाद में आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे नागरिकता मिल जाएगी।
तो पाकिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता कौन देता है? आर्टिकल 6। उसके बाद आर्टिकल 7, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, यानी कुछ लोग जो आज़ादी के वक्त भारत में रह गए लेकिन उसके बाद वो पाकिस्तान में चले गए, उनकी नागरिकता का क्या होगा वो बताता है आर्टिकल 7। अ पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947 शैल नॉट बी अ सिटीजन। अगर वो 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़ के गया है तो वो भारत का नागरिक नहीं है। हालांकि वो अगर बाद में लौट के आता है तो फिर से आर्टिकल 6 के तहत उसको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 6 एंड 7 आर इंटरकनेक्टेड। आर्टिकल 8, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। वो लोग जो भारतीय नागरिक ऑलरेडी हैं लेकिन भारत में नहीं रहते, विदेश में रहते हैं। ही और वन ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स was born in India and is now registered as a citizen of India by the diplomatic or the consular representative of India in the country where he is residing for the time being। यानी मैं भारतीय हूँ बट अभी फ़िलहाल मैं भारत नहीं यूएस में रहता हूँ कुछ काम के लिए, तो वहाँ पर जो अपनी भारतीय इंडियन एम्बेसी होगी वहाँ पे मेरा पासपोर्ट ऑलरेडी वहाँ पर रजिस्टर्ड होगा, वीज़ा मेरे मुझे ग्रांटेड है, तो उस अथॉरिटी को खबर रहनी चाहिए कि भारत से एक नागरिक यूएस में आया हुआ है, तभी मैं एक वैलिड लीगल इंडियन सिटीजन कहलाऊंगा, अदरवाइज मैं तो इलीगल इमिग्रेंट का कहलाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 9, 10, 11। 9 बोलता है पर्सन वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, यानी मैंने जैसे बताया मैं यहाँ से भारत से गया यूएस पहुँचा एज एन लीगल सिटीज़न ऑफ इंडिया, वहाँ पहुँच के मैंने यूएस की सिटीजनशिप बाय हुक और क्रुक कोई भी मीन्स से अपना ली या मुझे वहाँ से ग्रांट हो गई यूएस की सिटीजनशिप। तो पर्सन वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप, मैंने अपनी मर्जी से यूएस की सिटीजनशिप ली तो मैं ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक और नहीं रहूँगा। ये भारत की अपनी philosophical principles है, not to be a citizen of India if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। अगर बाहर किसी भी देश का मैं नागरिक बनता हूँ ऑटोमेटिकली मैं भारत की नागरिकता सूची से मेरा नाम काट दिया जाएगा। आर्टिकल 10, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी अगर मैं नागरिक हूँ आगे भी मैं नागरिक ही रहूँगा, ये भी चीज़ बदलने नहीं वाली है। सब्जेक्ट टू आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट टू सिटीजनशिप। मैं कब तक भारत का नागरिक हूँ, किस किस कंडीशन में भारत का नागरिक हूँ, वो सब कानून बनाने का अधिकार स्वयं पार्लियामेंट में है। याद रखिए कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, सेंट्रल पार्लियामेंट पे है। द इंडियन नेशनलिटी बाय लॉ फॉलोस जस सैंग्विनिस इंस्टेड ऑफ जस सोली। जस सोली यानी जो नहीं बोलते इस मिट्टी का बेटा हूँ, वो वाली प्रिंसिपल भारत नहीं फॉलो करती है। हाँ वही वाली प्रिंसिपल। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, पहले समझा देता हूँ। नेशनलिटी लार्जली फॉलोज जस्ट सैंग्विनिस। जस्ट सैंग्विनिस यानी सिटीजनशिप बाय राइट ऑफ ब्लड, यानी हर चीज़ अभी हमने जो पढ़ी वहाँ पर क्या लिखा है, ही, वन ऑफ हिज पेरेंट्स, एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, यानी क्या खून का रिश्ता से सिटीजनशिप भारत में ग्रांट होती है, ना कि आप बस यहाँ पर पैदा हो गए। एक अगर विदेश मान लीजिए कोई फॉरेन पेरेंट्स है, उनकी एक ऑफस्प्रिंग यहाँ पर पैदा होती है, वो बेटा पैदा होता है, तो थोड़ी वो इंडियन बन जाएगा, नहीं, उसके माता पिता या माता पिता के माता पिता कोई ना कोई इंडियन होना चाहिए, अदरवाइज सिटीजनशिप बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, यानी आपने देखा अभी तक 1950 तक या साल 1950 में क्या स्थितियां थी और किसे किसे नागरिकता मिली, ठीक है। लेकिन 1950 से भी तो समय आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, तो इन सबको सिटीजनशिप देने का दायित्व किसके पास है? इसका दायित्व सिटीजनशिप एक्ट 1955 के पास है, जिसमें कहा जाता है कि 1950 के बाद अगर कोई नागरिक बनता है या किसी को हटाना है तो हम लोग 5 नियम से उसको नागरिकता दे सकते हैं। क्या क्या? 5 नियम इधर है गए और 3 नियम से उसकी नागरिकता हटा सकते हैं। तो पहले 5 नियम देख लेते हैं किससे नागरिकता दे सकते हैं। सबसे पहले सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी ये कुछ डेट्स है, ये आपको याद करनी पड़ेगी।
अगर ये दोनों डेट के बीच में वो पैदा हुआ है देन ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ पेरेंट्स। माँ बाप कोई भी हो, इस डेट के बीच में अगर वो इंडियन सॉइल में पैदा हुआ है देन ही इज़ एन इंडियन। अगर इस दो डेट के बीच में वो पैदा हुआ है ही इज़ अ इंडियन ओनली इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन। अगर इस डेट के बीच में पैदा हुआ है ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ बोथ द पेरेंट्स आर सिटीजन्स। ठीक है, ये सिर्फ डेट्स का ही खेल है, आपको इसका डेट्स याद ही रखना पड़ेगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आता ही रहता है। सिटीजनशिप ऐसा आता है, सिटीजनशिप बाय डिसेंट कौन से इन चार ऑप्शन दिया रहेगा। मान लीजिए पहला ऑप्शन है 1950, 1992, 2004 और 2006। इनमें से कौन सा साल को काउंट नहीं किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ सिटीजनशिप बाय डिसेंट, तो 2006 काउंट नहीं होगा। ये 3 क्रूशियल डेट्स है जो सिटीजनशिप बाय डिसेंट से हमने कैलकुलेट किया जाता है। सिटीजनशिप बाय डिसेंट में क्या है, अगर ये दो डेट के बीच में है ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ द फादर इज़ अ सिटीजन। अगर ये दो बीच में है इफ़ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन, आइदर मदर और फादर। अगर ये दो डेट्स के बीच में है ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ हिज बर्थ वॉज रजिस्टर्ड एट एन इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर फ्रॉम हिज डेट ऑफ बर्थ। बाय बर्थ क्या है, यानी भारत में पैदा हुआ। बाय डिसेंट क्या है, भारत में पैदा नहीं हुआ, उसके माँ बाप या माँ बाप के माँ बाप से वो पैदा हुआ है, वो भारत में बॉर्न एंड बॉटअप नहीं है, वो फॉरेन में पैदा हुआ। अब मान लीजिए मैं इंडियन हूँ, मेरी पत्नी इंडियन है, बट हम लोग दोनों यूएस में रहते हैं। कल को मेरा बेटा भी यूएस में ही पैदा हुआ, तो उससे अगर भारत की नागरिकता लेनी है तो सिटीजनशिप बाय डिसेंट से ही उसको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आता है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी अगर आपको रजिस्ट्रेशन से नागरिकता लेनी है, रजिस्ट्रेशन यानी तो आपको मिनिमम 7 years रहना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ये सब क्या है, ये सब भारतीय होना अनिवार्य नहीं है। एक फॉरेनर भी भारतीय नागरिकता ले सकता है अगर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी इंडियन नहीं है, स्टिल वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। बट उसके प्रोसीजर बहुत टफ है, किस में 7 years रहना पड़ेगा, किस में 12 years रहना पड़ेगा, और किसी किसी में इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी मान लीजिए एक छोटा सा आइलैंड है, इसे भारत कब्जा लेता है, तो जैसे ही कब्जाया तो इसके लिए कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एक नोटिफिकेशन आएगा कि ये चीज़ अभी भारत के अंदर में है और यहाँ के सारे नागरिक आज से इंडियन कहलाएंगे। तो इसे कहते हैं सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। सिटीजनशिप बाय डिसेंट, डिसेंट में क्या है, माँ बाप या ग्रैंड पेरेंट्स कोई एक इंडियन होना चाहिए। सिटीजनशिप बाय बर्थ क्या है, माँ बाप या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन होना चाहिए। बट सिटीजन ऑफ रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, ये दोनों में इंडियन पेरेंट्स या इंडियन ग्रैंड पेरेंट्स होना अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है। आपको भारत में बस कुछ समय बिताना पड़ेगा, स्पेसिफिक समय, और उसके बाद आपको इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। ये सब नियम क्यों बनाया गया, क्यों, अभी हमने देखा ओरिजिनल संविधान में 1950 में जो पार्ट 2 में मात्र 5-6 आर्टिकल दिए गए थे, वो सिर्फ वो सारे नियम बता रहे थे जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया पाकिस्तान में पैदा हुए थे और उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगा। बट सिटीजनशिप एक्ट 1955 वो ज़्यादा ब्रॉड है, यानी वो उन लोगों को भी दायरे में लेती है जो भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं, बट कोई भी इंडियन लिनिएज यानी पेरेंटिंग या ग्रैंड पेरेंटिंग उनकी कोई भी इंडियन रिलेटेड नहीं है। अच्छा, नोट, क्या नोट है यहाँ पर, रिमेंबर द पार्लियामेंट हैज़ अमेंडेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 सेवरल टाइम्स। कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आज तक टोटल 6 बार संशोधन हो चुका है इस एक्ट में, ताकि टाइम टू टाइम बाकी लोग भी नागरिकता ले सके और किन लोगों को बाहर निकालना है ये सब टाइम टू टाइम डिसाइड हुआ है। ये डेट्स आप याद कर लीजिएगा। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2019 का, ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, कैसे भारतीय नागरिकता लूज कर सकते हैं। रेनन्सिएशन, रेनन्सिएशन यानी वॉलंटरी एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग। एक तो आप खुद है कि आपने खुद ही रिनाउंस कर दिया कि मैं आज से भारत का नागरिक नहीं हूँ। दूसरा टर्मिनेशन, आपने जाके यूएस की सिटीजनशिप ले ली तो ऑटोमेटिकली भारत सरकार आपका नाम काट देगी, ये हुआ टर्मिनेशन।
डिप्राइवेशन यानी मान लीजिए आपने बाय रजिस्ट्रेशन या बाय नेचुरलाइजेशन बाय एनी मीन्स आपने भारतीय नागरिकता हासिल कर ली थी, यू आर अ फॉरेनर बट यू रिसीव द इंडियन सिटीजनशिप। बाय फ्रॉड, आपने कुछ फ्रॉड किया, धोखाधड़ी किया, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के आपने इंडियन सिटीजनशिप हासिल की, तो ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको एक बार इंडियन सिटीजनशिप मिल गई तो आप लाइफ लॉन्ग इंडियन हो, नहीं। कल को अगर पाया गया कि आप कोई फर्जी मेथड से बने थे तो आपके इंडियन सिटीजनशिप को कैंसिल कर दिया जाएगा। उसी को कहते हैं डिप्राइवेशन, यानी आपसे यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द सिटीजनशिप। अब क्यों ना भारतीय नागरिक है, कुछ फॉरेनर्स भी आके भारत में एज इंडियन बस जाते हैं, तो उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक एनआरआई, एक ओसीआई और एक पीआईओ। यानी एनआरआई यानी लीगल इंडियन सिटीजन, ये भारतीय नागरिक ही है बट भारत में लेस देन 182 डेज रहता है, ठीक है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या कौन है, ये भी कभी एक टाइम में भारतीय नागरिक थे, ये भी कभी एक टाइम में भारतीय नागरिक थे, ये थे या इनके पेरेंट्स थे या उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे, ये थे या उनके पेरेंट्स थे या उनके ग्रैंड पेरेंट्स, बट ये अभी प्रेजेंटली इंडियन ये हैं, ये दोनों अभी फॉरेनर्स हैं। एक टाइम पे इनके फादर मदर या ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन हुआ करते थे बट आज ये दोनों फॉरेनर्स है और ये इंडियन है, ये दोनों फॉरेनर्स है। तो इन्हें अगर कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए वो कैसे मिलेगी, लिखा है स्कीम डेट कब स्टार्ट हुई, एनआरआई भारत आज़ादी के बाद, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया 2005 में शुरू हुई और पीआईओ 1999 में स्टार्ट हुई। सिटीजनशिप ये भारतीय है, ये दोनों फॉरेनर है जैसा बताया। पासपोर्ट, इसके पास इंडियन पासपोर्ट होगा, क्यों ना ये भारतीय है, और ये फॉरेनर है तो इसके पास फॉरेन का पासपोर्ट होगा, वो जो देश से आया है, और ये भी फॉरेन है। उसके बाद रेसिडेंसी, या भारत के बाहर रहता है, ये भी भारत के बाहर रहता है, ये भी भारत के बाहर रहता है। स्कीम स्टेटस, अभी भी ये स्कीम चल रही है एनआरआई, ये भी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अभी भी चल रही है एक्टिव, बट ये अभी इनएक्टिव हो चुकी है, क्यों, इस स्कीम को कैंसिल करके इसके साथ ओसीआई के साथ 2015 में मर्ज कर दिया गया है। वीज़ा रिक्वायरमेंट, ये भारतीय है तो भारत में आने के लिए कोई वीज़ा नहीं चाहिए। ओसीआई और पीआईओ भले ही दोनों फॉरेनर है बट इंडियन सिटीजनशिप उन्हें मिल जाती है, इसलिए इन दोनों को भी भारत आने के लिए कोई भी वीज़ा नहीं चाहिए। वोटिंग राइट्स मात्र एक भारतीय के पास ही होता है और ये सब सूडो भारतीय यानी भारतीय जैसा, तो इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी एक एनआरआई बाय कर सकता है बट ये दोनों भारतीय नहीं है, मतलब भारतीय हो के भी भारतीय नहीं है, दे आर सूडो इंडियंस, सो उनके पास वोटिंग राइट्स प्रॉपर्टी राइट्स कुछ नहीं होती है। एम्प्लॉयमेंट फुल राइट्स, ये गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, ये प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, बट ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, ये भी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि ना ये लोग ट्रूली इंडियन नहीं है, इसलिए वोटिंग राइट जो वोटिंग राइट, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों सरकारी चीज़ें, इन्हें कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती है। किसे, ओसीआई और पीआईओ तो अभी खैर अभी बची नहीं है, ओसीआई के साथ मर्ज कर दी गई है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में ये जो लोग हैं जैसे कि एनआरआई, पीआईओ और अभी प्रेजेंटली ओसीआई, ये तो तीनों को आउट ऑफ रेस्पेक्ट, क्यों, इन्हें हम लोग कहते हैं इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय लोग जो विदेशों में रह के भारतीय झंडा को लहराते हैं, यानी भारत को गर्व महसूस करवाते हैं, तो उन्हें सम्मानित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस हम हर साल 9 जनवरी को मनाते थे, बट अब ये हर साल नहीं, अब ये हर 2 साल में होता है। टिल 2015 वी यूज्ड टू सेलिब्रेट इट एवरी ईयर to commemorate the return of Mahatma Gandhi from South Africa to Bombay on 9th of January 1915। 1915 में महात्मा गांधी जब भारत लौटे थे वो भी तब एनआरआई थे, तो उन्हीं को कमेमोरेट करने के लिए हम लोग 9 जनवरी को हर साल मनाते थे, बट 2015 के बाद से हम लोग हर 2 साल में ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अभी सबसे मोस्ट रिसेंट प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर मनाया गया था, विच वॉज द 18th प्रवासी भारतीय दिवस, आपको बताना है वो कब मनाया गया था, कहाँ पर मनाया गया था। एनआरसी, ये तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में है, एनआरसी के लिए आपको पता है हर जगह झगड़ा होता रहता है, बट एनआरसी का सिर्फ काम आसाम में है।
इट वॉज फर्स्ट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ 1951 सेंसस। आज़ादी के बाद जो पहला सेंसस हुआ था वो 1951 को हुआ था। फॉर इंक्लूजन इन द रजिस्टर एप्लीकेंट्स 25 मार्च 1971 की यहाँ पर डेट दी गई है, लिखिए एप्लीकेंट्स नीड टू प्रूव दैट दे और देयर पेरेंट्स और देयर ग्रैंड पेरेंट्स वेयर सिटीजन्स बिफोर 25 मार्च 1971, यानी 25 मार्च से पहले 1971 के या तो आप या तो आपके पेरेंट्स, अदरवाइज आपके ग्रैंड पेरेंट्स, कोई ना कोई इंडियन था, बस इतना प्रूव कर लीजिए तो आपको आसाम में ही इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। अगर आप प्रूव नहीं कर सके तो आपको भारत देश से निकाल दिया जाएगा। ठीक, यही इन एनआरसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसे हम लोग अमेंडमेंट वाली क्लास में यानी अपनी अगली क्लास में इसे कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। बाय।